दोस्तों नमस्कार। आप सब कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले छात्रों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। सब एक ही सवाल पूछते हैं कि सर कौन सी किताबें पढ़ें। तो ये वीडियो इसी पे होने जा रहा है कि कौन सी किताबें पढ़ें, चाहे आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो और कैसे पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपने जो बीए में है ना, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपका था, तब आपने जो पुस्तकें पढ़ी थी, है ना, तो चाहे साहित्य भवन की हो, है ना, चाहे जयपुर के किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक की हो, जो भी आपने पढ़ी है उन किताबों को निकालिए, टेबल पे रखिए। पहला काम उनको पढ़ना है। दूसरा, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको भी टेबल पे रखना है, और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको पास में रखना है। ठीक है ना। अब आप कहोगे साहब ये किताबों का बोझ तो यही होगा। नहीं दोस्तों, आपने बीए की बीएससी के उस समय की जो किताबें पहले पढ़ रखी है तो उसका रिवीजन करने में, गो थ्रू होने में समय बहुत कम लगेगा। राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको भी गो थ्रू होने में अगर आप रुचि है, जम करके बैठ जाए टेबल पे के उठूंगा ही नहीं, तो एक एनसीईआरटी की किताब जैसे प्राचीन काल एक दिन में हो जाएगी, मध्यकाल एक दिन में हो जाएगी, आधुनिक भारत की एक दिन के अंदर हो जाएगी। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट के अंदर भी हो जाएगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, है ना। पढ़ते समय स्पीड बढ़ाइए बिल्कुल। जैसे उपन्यास को पढ़ते हैं, जैसे मैं उपन्यास वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास दोस्तों आप मानोगे नहीं 4 घंटे के अंदर खत्म कर देता हूँ, है ना। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। तो पहले तो कॉन्फिडेंस करो कि सारी चीज़ें, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें भी करनी है मुझे, एनसीईआरटी की पुस्तकें भी करनी है, और बीए में जो प्रतिष्ठित प्रकाशकों के द्वारा जो स्तरीय पुस्तकें आपके निर्देशक ने, आपके गुरुजी ने उस समय जो आपको बताई थी वो, और नहीं है तो दोस्तों राजस्थान की बात हो चाहे भारत की बात हो, टेक्स्ट बुक की जब बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रतिष्ठित प्रकाशक है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, साहित्य भवन जो आगरा है वो प्रतिष्ठित प्रकाशक है। इलाहाबाद के 3-4 प्रकाशक है बहुत ज़्यादा, जैसे लोक भारती हो गए। इसके अलावा जवाहर प्रकाशन की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली में दृष्टि जो कोचिंग है हिंदी माध्यम के लिए, उनके जो नोट्स है बहुत अच्छे हैं। अगर और इस तरीके से बात करें तो आप अगर नेट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्यों मैं एक ही बात कहता हूँ, जल में बसे कमोद नीर चंदा बसे आकाश, जो जाई को भावना रसोताई के पास। तो अगर आप ढूंढोगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है स्तरीय जो पुस्तकें हैं आपको पढ़नी है। ठीक है। अब क्या करना, स्तरीय पुस्तकें आपने ये तो पढ़ ली, अब आपको ये भी देखना है कि प्रशासनिक सेवा की दृष्टि से कौन सी जो किताब है बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों आप भले ही कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम जो है उसका कोई विकल्प नहीं है ना। इसी तरीके से इतिहास के अंदर कला और संस्कृति है। कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंहानिया की किताबें भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा में चलती है। आप कहोगे साहब पहले से इतिहास की किताबें 19 से परेशान हैं, आप ये कला संस्कृति और क्यों जुड़वा रहे हो। तो कला संस्कृति दोस्तों वो किताब जरूर बड़ी है, लेकिन आपको 30-40 जो पेज है ना वही पढ़ने। जैसे इतिहास के अंदर आप पढ़ते हैं, है ना, इतिहास में सिंधु घाटी के अंदर पढ़ लिया, अजंता एलोरा पढ़ लिया, गुप्त काल में चित्रकला, मतलब किसी भी काल के अंदर चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, तो उस किताब में वो आपको एक जगह मिल जाएगा। इसलिए वो किताब आप जरूर पढ़ें। तो प्रतिष्ठित जो प्रकाशक है आप उनकी पुस्तकें पढ़िए। अब पढ़ें कैसे, तो सबसे पहले तो सिलेबस पे फोकस रखिए, है ना। सिलेबस है, जैसे मान लो एक छोटा सा टॉपिक है, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, आपने उठा लिया, वो क्या उठाया आज, यूं मान ली साहब वैदिक सभ्यता उठा लिया। ठीक है। तो पहले तो देखो, आप खुद पे विश्वास करो। आपका तो लाखों करोड़ों तथ्य हैं, साहब कैसे याद करें। अरे करोड़ों तथ्य नहीं, इस दिमाग की जो कैपेसिटी है ना वो अरबों तथ्य याद कर सकता है, अरबों तथ्य याद कर सकता है। मगर रुचि विकसित करो और खुद में विश्वास विकसित करो, आपको हो जाएगा। अब बताता हूं दोस्तों कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो आप बैठ गए, आप तय कर लिया आज के, अभी आज मुझे 1857 की क्रांति पूरी करनी है। ठीक है। तो आप 1857 की क्रांति के प्रारंभिक ये केंद्र थे, या नेतृत्व किया, ये अंग्रेज अफसर थे, बस हो गए थे, है ना। अब 2-3 किताबों को आधार बनाइए, नई किसी में चीज मिले, है ना। अब जैसे मान लो आपने राजस्थान बोर्ड की पुस्तक, उससे 1857 की क्रांति के नोट्स बनाए। ठीक है। इसी दौरान आपके पास में स्पेक्ट्रम गाइड पढ़ी है, ताकि मेरे कहने का मतलब नोट्स बन जाए, बार बार आपको किताबों को पढ़ना नहीं पड़े। तो आपने राजस्थान बोर्ड की पुस्तक देखी, ठीक है। उसी तरीके से आपने एनसीईआरटी की पुस्तक उठाई, उसमें देखा कोई नया, यू ऐसे गो थ्रू, हाँ भाई कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वही नेतृत्व, वही नेता, वही सब कुछ है, कोई नया तथ्य मिला, है ना, तो उसके अंदर नोट कर लिया। बार बार फिर इन किताबों के शरण में नहीं जाना, खुद के नोट्स बनाने।
तो मैंने कहा था जैसे मान लो वैदिक सभ्यता ले रहे हैं ना, अब ये मान लो वैदिक सभ्यता के अंदर में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता के बारे में विचार बता रहे हैं, लिख लिए साहब, एक जगह लिख लिए। फिर वैदिक सभ्यता के अंदर धार्मिक जीवन लिख लिया। आज एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता के अंदर जो धार्मिक जीवन है, तो वो धार्मिक जीवन कैसे है ना। तो पहले वेद कर लिए कि साहब ये वेद है ना। वेद के उपवेद कितने हो गए साहब, वेद के ये उपवेद हो गए, ये किस वेद की क्या विषय वस्तु है ना, कितने सूक्त है, क्या मंडल है, सारा का सारा पढ़ लिया आपने, ठीक है, ऐसा पढ़ लिया। फिर रित पढ़ लिया कि रित क्या है, कि साहब ये रित ये है, जगत की सार्वभौमिक नैतिक जो व्यवस्था है वो रित है। देव कितने तरीके होते हैं, 3 देव है, तीनों का वर्गीकरण कर लिया, है ना। तो अब वेदों से संबंधित आपको कुछ भी पूछो कि भाई वेद है, वेदों का जो धार्मिक बात करें, अगर वैदिक जीवन में धर्म की बात करें, है ना, तो वेदों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या धार्मिक मान्यताएं हैं उस समय की, A to Z रुचि विकसित करो। अब आपको भाई मुझे वेदों से संबंधित कुछ भी पूछो, मुझे सारे वेद पता है, उनकी विषय वस्तु पता है, बहुत डेप्थ के अंदर आपने, है ना, कर लिया। और किया कैसे है, वही जैसे मैंने बताया, एक किताब उठाया, पास में 4-5 किताबें और रखी। लोग दोस्तों किताबें डराने के लिए बताते हैं, बाकी जो चयनित कैंडिडेट हैं, चाहे कॉलेज लेक्चर में पहली रैंक भी आ रहे हैं, अमेरिका से नहीं है, आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच से ही तैयारी करने वाले लोग हैं। और ये मैं जैसे आपको डराने के लिए बाबरनामा दिखा दूं, तो बाबरनामा से कोई सिलेक्शन होना है क्या दोस्तों? बड़ी बड़ी किताबों की अंबार से और उस बोझ से तो आप दब जाओगे, सिलेक्शन नहीं होना। तो सिलेक्शन किन चीज़ से होना है? आप कहोगे सब आपने खुद नहीं डरा दिया, इतनी किताबें बताई। नहीं दोस्तों, मैंने जो किताबें बताई वो बेसिक किताबें हैं, वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है सिलेक्शन के लिए, है ना। आप कभी भी विद्वान बनने की कोशिश ना करें, इसलिए कहता हूँ सिलेबस पे फोकस कीजिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखिए। और दोस्तों एक मेरी सलाह है, अरिहंत प्रकाशन के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है वो मेरे सदा पसंदीदा है, मैं सबको कहता हूँ। उसके लिए कारण क्या है? आप कहोगे साहब वो तो नेट के लिए, काम के लिए नहीं, नेट वाले जो पेपर हैं वो भी देखो, और जो आपके इस पाठ्यक्रम के अनुरूप जो पिछले आईएएस में, पिछले पीसीएस में जो पूछे गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। परीक्षक के लिए मौलिक सवाल बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि विवादों को जन्म होता है ना। जैसे मैंने एक कथन बना दिया, उस कथन के 4 ऑप्शन देने के लिए भी मेरे को दिमाग चाहिए ना। जैसे मैं ये कहूँ साहब 1924 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये सवाल मैं एक सपोज करो एक सवाल बना रहा हूँ, मैंने गाइड से नहीं देखा, किताब से। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन जब दूंगा ना, तो एक दे दिया मैंने मौलाना आज़ाद लड़के, उस पर टिक, आपने कहो नहीं साहब ये तो नहीं है। फिर दूसरा मैंने उस पर लगा दिया नेहरू, तो आपको नेहरू भी कोई बेलगांव के अंदर नहीं है। तीसरा मैंने दे दिया सरोजनी नायडू, तो वो भी उतर नहीं है। तो चौथा जैसे मान लो गांधी। तो सवाल इस तरीके से भी नहीं बनने चाहिए कि कैंडिडेट देखते ही 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें। तो परीक्षक के लिए बहुत मुश्किल होता है मौलिक सवाल बनाना, खुद मेहनत करके सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो वो क्या करते हैं, पिछले सालों के अंदर आए हुए सवाल है, राजस्थान के कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज लेक्चर का कोई आया हुआ सवाल, है ना, दे देंगे। और बहुत आरोप भी लगे, आपको तो पता होगा, जब पुरानी बातें बताता हूँ, आरएस के अंदर भूगोल का जब सब्जेक्ट होते थे, तो प्रश्न पत्र एक ही गाइड से, एक ही किताब से दे दिया और लगातार 100 सवाल दे दिए थे, शायद ऐसा कोई मैटर हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई परीक्षक के पास भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मौलिक सवाल बनाए। तो पिछले सालों के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है ना, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अरिहंत के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है आईएएस पीसीएस के अंदर, आईएएस के में तो क्या बहुत डेप्थ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कहना है अब आपके पास में आराम से पर्याप्त समय है तो आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। पहले बुक्स पढ़ी, बुक से संबंधित क्या है, आपने पूरे नोट्स बना लिए, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर आप देखो कि हाँ भाई मैंने जो गांधी जी है, गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ लिया, तो फिर आप देखो बिल्कुल, तो अरिहंत के अंदर जब चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आईएएस पीसीएस वाले या नेट जेआरएफ वाले मिलाओगे तो उसमें एक चैप्टर होगा गांधीवाद, ठीक है। तो अब उसमें फिर पूरा कि गांधी जी कब आए साहब, भारत कब आए, कि ये लोग के साहब, ये अपने गांधी जी के आंदोलन पूरा आ रहा है, गांधी जी की उपाधियां हो गई, गांधी जी के योगदान हो गया, गांधी जी से भी कौन कौन सी किताबें लिख गई वो भी मेरे को आ रहा। तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षा के अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब आपको एक तथ्य आता है ना, 4 तथ्य पूछा जा रहा है, एक तथ्य आ रहा तो भी आपका सवाल हो जाता है। इसको हिंदी में निराकरण की पद्धति कहते हैं, है ना, कि भाई ये उत्तर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये उत्तर नहीं है, तो ये नहीं है तो फिर ये है ना। तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप पढ़िए, आप ये सोच रहे हो
के एक शायर हैं, वो कहते हैं कि स्वर्णकार ने दियो सोनो जब आग में डाल, कांप उठियो भयो देख कर परीक्षा काल। मतलब जो सोना है ना, उसको भी डाला जाता है, कुंदन जब बनाया जाता है तो वो भी कांप उठता है कि मेरी परीक्षा है। तो आप और हम तो साधारण लोग हैं, तो जो परीक्षा है वस्तुतः मनोविज्ञान का खेल है। आप खुद पे विश्वास रखो, आस्था रखो खुद के अंदर कि भाई मैं चयनित हो जाऊंगा, तो आप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस के फोकस रहे, अरिहंत के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उनको आप जरूर देखें, इस तरह पुस्तकें पढ़ें, तथ्यों को तनाव ना लेके साहब मेरे को तथ्य है, ये बोझ है, बिल्कुल ब्रह्मांड में बहुत अनंत संभावनाएं हैं, वैसे ये जो आपका दिमाग है इसमें अनंत संभावनाएं हैं, है ना। तो विषय को आप पज्जल मानो कि साहब मेरे को ये चीज़ तो आज पूरी की पूरी आ गई, मैंने राजनीति के अंदर व्यवहारवाद कर लिया, व्यवहारवाद की ये विशेषताएं हैं, ये व्यवहारवाद के विचारक है, इन्होंने ये किताबें लिखी, ये इनके कथन है, आज मैं नई चीज़ देखता हूँ यार, नई चीज़ है ना। तो वो नई चीज़ पढ़ ली, फिर आप अरिहंत के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उनके अंदर देखो, है ना। या कोई टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर कोई अच्छी स्तरीय टेस्ट सीरीज, कचरा वचरा नहीं, स्तरीय टेस्ट सीरीज अगर आपको लगे बिल्कुल वहाँ पे वो ज्वाइन करो। बिल्कुल सो रहे हो, नींद नहीं आ रही बिल्कुल, तो फिक्स कर लो कि आज 10 सवाल है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इस कुर्सी पे बैठना शुरू कर दो, बाकी चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सब्जेक्ट की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, और जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और वो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और उसकी जो प्रकृति है, राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है उसमें भारत और विश्व का है नहीं आपके, तो उसमें भी एक दायरा बहुत ही सीमित है। उसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़िए सबसे पहले, है ना, उससे आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। उसके बाद में एक लक्ष्य गाइड है वो पढ़िए आप, और मैं गाइड की बजाय आपको सलाह दूंगा कि आप पहले राजस्थान के सांस्कृतिक परंपरा, जय सिंह नीरज, राजस्थान का आर्थिक सर्वे, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित जो सूजस मासिक जो पत्रिका है वो पढ़िए, ठीक है। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर लक्ष्य जो गाइड है ना, अगर इन चीज़ों को आप नहीं पढ़ना चाहते, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है ना, तो एक लक्ष्य गाइड है जो अपने आप में काफ़ी चीज़ों को कवर करती है। लेकिन दोस्तों मेरा फिर भी यही कहना है कि जो सवाल बनते हैं वो गाइडों से ज़्यादा नहीं बनते हैं। जब आरपीएससी के हॉल में आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे जो स्तरीय पुस्तकें ही है, आरपीएससी की जो लाइब्रेरी है, तो मुझे ऐसा लगता है जब परीक्षक पेपर बनाता है तो आरपीएससी में बुलाते होंगे, उसको लाइब्रेरी में बैठा देते होंगे कि ये सवाल बनाना है। तो आप देख लीजिए, जब भी कोई परीक्षा होती है हम दुनिया भर के तथ्य याद करके जाते हैं, और परीक्षा में कहते हैं अरे यार मैंने जो पढ़ा था वो तो यार पूछा ही नहीं। तो पूछे कहाँ से भाई? जो गाइडों से अगर पेपर बनाने शुरू कर दिए तो आरोप नहीं लग जाएंगे क्या क्या ये मिलीभगत है इनकी, है ना। तो हमेशा जो सवाल आएंगे वो इस तरह आएंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे, इसलिए टेक्स्ट बुक पढ़ो। गाइड के अंदर तो क्या अनावश्यक तथ्यों की बौछार दे रखी है, पता ही नहीं आदमी को क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। राजस्थान समसामयिकी की बात करूं तो मैं गाइडें पढ़ता हूं, हमेशा आपसे कहता हूं गणित का जादूगर, फलाना जादूगर, ये वो, ऐसे वैसे छोटे मोटे आदमी जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है उनको भी महत्वपूर्ण बना देते हैं लिखने वाले, है ना। राजस्थान पत्रिका में छोटी सी खबर आई, बिल्कुल कोरोना में दिया फंड, अब वो फिर मंथली मैगजीन में दे देंगे। इसका कोई योगदान है क्या? ये कोई बड़ी चीज़ है क्या? मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ी चीज़ है, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से तो जिनको पद्म श्री मिला, जिनको पद्म विभूषण मिला, राजस्थान के असाधारण व्यक्तित्व है, असाधारण स्थल है, वर्तमान के अंदर हु इज हु है ना। जैसे कि मुख्य सचिव कौन है, पुलिस के अंदर डीजीपी कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा जो एकेडमी है उन एकेडमियों के प्रमुख कौन है, विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है वो कौन है, लोकायुक्त कौन है, महाधिवक्ता कौन है, ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप जो योजनाएं चलाई जा रही है महत्वपूर्ण, वो योजना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी कोई पुस्तक राजस्थान के किसी व्यक्ति ने लिखी चर्चा में है, या कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है राजस्थान के अंदर चर्चा में है, या राज्य सरकार ने कोई बहुत बड़ा एमओयू किया है वो चर्चा के अंदर है, राज्य विधानसभा के अंदर दल्लेवार जो स्थिति है किसी की क्या है, राज्य मंत्रिमंडल के अंदर क्या में हु इज हु राजस्थान के अंतर्गत, ये चीजें महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण। राजस्थान का कोई शहर है जिसपे किसी योजना की नींव रखी गई है तो वो महत्वपूर्ण है ना। राजस्थान का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसने
ओलंपिक के अंदर या राष्ट्रमंडल के अंदर कोई बड़ा पुरस्कार जीता है तो महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कोई साहित्यकार जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी का कोई पुरस्कार मिला, कोई है ना बिरला फाउंडेशन का कोई पुरस्कार मिला, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गली के किसी साहित्यकार को उठा करके आप कह देते हो साहब है ना ये रामनारायण जी कौन है, तो रामनारायण जी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आरपीसी के पास तो इतना ही टाइम नहीं है कि वो दुर्सा आडा को पूछे, तो किन को पूछ रही है? उनके फिक्स पैटर्न से आप देख लीजिए, पिछले इतने सालों के पेपर है आप देख लीजिए, मोटा मोटी वो क्या पूछ रही है कि वंश भास्कर है, बांकीदास जी है, तो विजयदान जी देथा है, इस तरीके से जिस साल के केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है उस व्यक्ति के बारे में, अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति सम्मानित हो रहा है तो उसके बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि पिछले साल के पेपर देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा। आप पिछले 2 सालों के पेपर देखोगे तो उसमें एक सवाल पूछा जा रहा है राजस्थान के किस शहर को है ना स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर पहले नंबर पे स्थान दिया गया या 12वें नंबर पे स्थान दिया गया, तो आपको पता लग गया कि भाई सैनिटेशन सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो साहब, तो मतलब इसका मतलब कोई बहुत बड़ा कोई सूचकांक है ना। तो वुमेन टुगेदर अवार्ड वसुंधरा जी को दिया गया था, आरएस में सवाल पूछे गए थे, लगभग हर एग्जाम में वो सवाल पूछा गया था, क्योंकि कोई छोटी मोटी संस्था के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व को नहीं दिया जा रहा है। तो समसामयिक पढ़ो, उसमें हुई छू महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कोई पुस्तक, कोई अवार्ड, ठीक है, कोई राज्य सरकार ने फ्लैगशिप स्कीम शुरू की है वो, एमओयू, बजट, और उस साल के आर्थिक सर्वे के अंदर भाई क्या है, राज्य सरकार पे पूरा कर्जा है तो कितना है, राजस्थान सरकार को अगर 1 रुपए की कमाई हो रही तो 1 रुपया कहाँ से जा रहा है, 1 रुपया कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा हो, राज्य सरकार ने कोई नई ऊर्जा नीति, कोई सौर ऊर्जा नीति, कोई पवन नीति, कोई पर्यटन नीति घोषित की है, तो पूछेंगे किस साल के अंदर पर्यटन नीति घोषित की गई। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों खुद पे विश्वास रखो और आप तैयारी करो, और मनोबल बहुत जरूरी दोस्तों, है ना। और ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद नेट JRF हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के सामने बोलना है ना एक तरीके से गुस्ताखी है, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो पूछते रहते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनकी जिज्ञासा है उनका थोड़ा सा खात्मा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे आगे तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए। और आपका इससे संबंध में कोई भी सवाल है, सामान्य अध्ययन से संबंधित या विषय से संबंधित है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की।